नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अतुल शर्मा। आज हम फिर इस कार्यक्रम में बात करेंगे भारत और चीन के बीच एक बार फिर बढ़ रहे तनाव पर। भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच 50,000 सैनिकों को सीमा पर भेजा गया। भारत ने पिछले कुछ महीनों में चीनी सीमा से सटे 3 अलग-अलग इलाकों में सैन्य टुकड़ियों और युद्धक विमानों को तैनात किया। ड्रैगन की विस्तारवादी नीति पर लगाम कसने और चीन सीमा पर कड़ी निगरानी के लिए भारत ने करीब 2 लाख सैनिकों को तैनात किया और पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा की अगर बात करें तो भारत ने 50,000 सैनिकों को भेजा है। इसके साथ ही लड़ाकू विमानों को भी अलर्ट पर रखा है। आपको बता दें कि चीन और भारत के बीच 1962 में 2 युद्ध हुए। फिर भी भारत ने रणनीतिक लिहाज से पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो दी, क्योंकि कश्मीर 1947 से ही दोनों देशों के बीच बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा। लेकिन इसके बाद अब पिछले साल 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमले करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन सीमा पर भी निगरानी और तेज कर दी है। भारत ने इससे पहले से लगती सीमा पर ड्रैगन के अतिक्रमण को रोकने के लिए सैनिक तैयार कर दिए थे, लेकिन अब दल बल में भारी वृद्धि करके जवाबी हमला किया है और इसमें करने के लिए चीनी सीमा में प्रवेश करने की क्षमता को भी हासिल कर लिया है। माना यह भी जा रहा है कि भारत अब चीन के खिलाफ भी ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति बनाने में नहीं हिचकेगा और इसके लिए एक घाटी से दूसरे घाटी तक सैनिकों को हल्के हॉवित्जर तोपों और लाने ले जाने में हेलीकॉप्टरों की भी तैनाती सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि चीन ने भारतीय सीमा पर कितने सैनिक तैनात कर रखे हैं, लेकिन भारत इस बात से जरूर अवगत है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए तिब्बत से सैनिकों को हाल ही में शिनजियांग मिलिट्री कमांड लेकर आया है। एलएसी पर बढ़ रहे तनाव के सभी पहलुओं पर हम बात कर रहेंगे और देश के सुरक्षा के जाने माने कुछ विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में यहाँ जुड़ने वाले हैं। चलिए, तो एलएसी पर आर पार की बात यहां पर की जा रही है, जिसमें चीन के खिलाफ अब आक्रामक भारत हुआ है कि नहीं, इस पर हम हमारे विशेषज्ञों से जानेंगे, जिसमें 2 विशेषज्ञ हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। विंग कमांडर अनुमा आचार्य रक्षा विशेषज्ञ है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गई है। अनुपम तिवारी रक्षा विशेषज्ञ, दोनों ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही स्वदेश न्यूज में। तो सबसे पहले अनुमा आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एलएसी पर आर पार की यहाँ पर रणनीति इस बार देखने को मिल रही है। क्या इस बार ये कहा जा रहा था कि अब तनाव की स्थिति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सैनिकों की तैनाती वहां पर की जा रही है, क्या इससे मान लिया जाए कि तनाव की स्थिति अब भी है बरकरार? आपने मुझे रक्षा विशेषज्ञ बोला, लेकिन मुझे बिना रैंक के एड्रेस किया, तो आप ये याद रखिए, मैंने पिछले बार ही बताया था, मेरा नाम विंग कमांडर अनुमा आचार्य है और हमारा नाम पूरे रैंक के साथ ही लेना है, तभी तो हम रक्षा विशेषज्ञ के रूप में बुलाए जाते हैं। नहीं मैम, आपको विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी ही मैंने कॉल किया, विंग कमांडर अनुमा आचार्य ही मैंने बोला आपको, शायद आपको सुनाई नहीं दिया होगा। ये है, नहीं, मैंने अनुमा आचार्य जी सुना आपका जो आपने कहा। खैर कोई बात नहीं है, पहली बार आप मुझे बोल रही थी जी। खैर मैं ये बताना चाहती हूँ, आप एलएसी की जहाँ तक बात कर रही हैं, आज से कुछ दिनों पहले याद होगा आपको कि एक आर्टिकल आया था, शायद 7-8 दिन पहले, और उस आर्टिकल में ये बताया गया था कि जिस तरह का अभी चीन का जो रुख है, वो चीन के कुछ लोगों से हमारी झड़प भी हुई हमारे सैनिकों की, और उसके ऊपर सरकार के कुछ नुमाइंदे बहुत आक्रामक हुए थे। लेकिन सच तो ये है कि हमारी सेना जहां एक तरफ बहुत शौर्यवान है, बहुत ताकतवर है, वहीं दूसरी ओर हमारे यहाँ का जो राजनीतिक अमला है, उसने अपने हिस्से की राजनीतिक वार्तालाप करने में बहुत ढिलाई करी है, कूटनैतिक वार्तालाप में ढिलाई करी है, क्योंकि अब तक हमने देखा है केवल एक बार हमारे रक्षा मंत्री जो है उन्होंने बात की है, और केवल 2 बार, और बल्कि 2.5 बार मैं बोलूंगी, हमारे विदेश मंत्री ने बात की है। तो ये जहां पर एक तरफ हमारी सेना इतने दम के साथ, जोर शोर के साथ वहां लगी हुई है और अपनी जान की बाजी लगाए हुए है, वहीं हमें उस तरह का राजनीतिक जो एक बैकअप चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बोलूंगी नाम से। बिल्कुल।
हमारे साथ अनुपम तिवारी जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके का सवाल मैंने अभी विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी से किया, उसके बाद क्या वाकई में अब तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है? क्या वाकई सीमा पर तनाव है? इसे मान लिया जाए 2 लाख सैनिकों की तैनाती करने के बाद? अंशुल जी, देखिए, तनाव पिछले 1 साल से लगातार है। अगर हम ये कहते हैं कि तनाव नहीं है तो हम अपने आप को मूर्ख बनाने वाली बात कह रहे होंगे। तनाव है और लगातार तनाव एक पर्टिकुलर स्थिति पे आकर के रुक गया है। मतलब अब उससे ज्यादा भी नहीं बढ़ रहा है और उससे कम भी नहीं हो रहा है, और ये एक तरह का स्टेलमेट वाली पोजीशन है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आंखों में आंखें डाल करके खड़ी हुई हैं। दोनों सेनाओं को एक ट्रिगर की जरूरत है ताकि वो जो है दूसरे के ऊपर हावी हो जाए। ये सिचुएशन बहुत ही खतरनाक होती है। एक तरह से हम लोग एलएसी के ऊपर आग के मुहाने पर बैठे हुए हैं। किस समय क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक ट्रिगर करने की देर है और उस समय पूरे इलाके को आप जलता हुआ देखना शुरू कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी भारतीय सेना चूंकि बहुत प्रोफेशनल है, भारतीय सेना ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे कि हालात बिगड़े। अब देखना यह है कि भारत का थिंक टैंक क्या करता है। भारत का जो राजनीतिक अमला है या भारत के जो स्ट्रेटेजिक अमला है, वो लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। भारतीय सेना को उसका काम करने में महारत हासिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें आप किसी भी तरह का डाउट मत रखिए। लेकिन देखिए, अगर आप बड़ी पिक्चर को देखें अंशुल, तो हो क्या रहा है वहां पर। इस तनाव के जरिए चाइना पूरे इलाके की जियो पॉलिटिक्स को बदलना चाह रहा है। वो अपने फेवर में चीजों को करना चाह रहा है, और इसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा एक भारत है, और भारत को वो लगातार तनाव के बीच में रखना चाहता है। भारतीय सेना को लगातार उलझाए रखना चाहता है, और इसी वजह से एलएसी पर किसी भी तरह से ढील नहीं दे रहा है। भारत की सेना ने इस बार निश्चित किया हुआ है, भारत के हुक्मरानों ने भारतीय सेना को कम से कम इतनी छूट जरूर दे रखी है कि वो वहां पर अपनी जरूरत के मुताबिक जमावड़ा कर सके, वहां पर अपनी जरूरत के मुताबिक आर्म्स एंड एमुनिशन ले जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बात होना शुरू हो गई है, तो मुझे लगता है कि चीजें धीरे धीरे रास्ते पर आ रही हैं। लेकिन आज की जो सिचुएशन है अंशुल, सिचुएशन काफी खतरनाक है, और अगर ये सिचुएशन को संभाला नहीं गया तो कभी भी हम कोई एक बड़ा बवाल भी देख सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अनुपम तिवारी जी, जिस तरीके से यहाँ पर तैनाती की गई है और यहाँ पर और भी चीजें जो हैं वो भारत यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या चीन से निपटने की इसे पूरी तैयारी मान ली जाए? निश्चित रूप से चीन से निपटने के लिए सैन्य रूप से तो पूरी तैयारी हो रखी है। जितने हमारे पास संसाधन हैं, उन संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम एलएसी के आसपास राफेल विमानों के स्क्वाड्रन की तैनाती कर रहे हैं, राफेल विमान को अगर हम गश्त पे भेज रहे हैं, इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमने कम से कम कुछ कदम उठाए हैं। हमने अगर पूर्वोत्तर के इलाकों में अपनी सेना के लिए रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात करनी शुरू कर दी, वहां पर हम एडवांस लॉन्चिंग पैड बना रहे हैं। हम डेप्सोंग के इलाके में, लद्दाख के इलाके में भी हम अपने आर्म्स एंड एमुनिशन को हेलीकॉप्टर की मदद से ले जाकर के वहां पर लॉन्च करवा रहे हैं। तो मतलब हमारी तैयारी में हमने कोई कसर नहीं रखी। लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा, ये तैयारी भारतीय सेना की है। भारतीय राजनीतिक तंत्र इसके ऊपर क्या कर रहा है, ये देखने वाली बात है। विंग कमांडर साहिबा मेरे साथ हैं। विंग कमांडर साहिबा इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि सेना काम करने का तरीका अलग होता है और राजनीति के काम करने का तरीका अलग होता है। मैडम खुद आपको समझाएंगे कि राजनेताओं को इसके ऊपर डिसीजन लेना है। देखिए, जंगें बहुत हद तक लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करती हैं। सेना युद्ध जरूर लड़ती है, लेकिन लीडरशिप को भी उसके साथ दिखना होता है। मुझे लगता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री इसके बारे में चिंतित हैं, और इसी वजह से बार बार भारतीय सेना को वहां पर आर्म्स और एमुनिशन से जमावड़ा करने के लिए इजाजत दी जा रही है, ट्रूप्स को बढ़ाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन हाँ, कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर नहीं है, अगर इन ट्रूप्स को केवल ले जाकर के वहां बैठा दिया जाए और उसके बाद भारत के पास कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना हो, तो ये सब पूरा का पूरा जो खेल है वो उसका कोई फायदा नहीं निकलने वाला है। तो अंशुल, हमें भविष्य की ओर देखना पड़ेगा और भारतीय राजनीतिक तंत्र की ओर देखना पड़ेगा। बिल्कुल अनुपम जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। विंग कमांडर मैम, आपसे जानना चाहेंगे हम कि जिस तरीके से अभी अनुपम जी ने कहा कि राजनीतिक चीजें अलग है और सेना का काम करने का तरीका अलग है, लेकिन राजनीतिक रूप से हमें किस तरीके से मजबूत होना पड़ेगा कि हमारी सेना को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े अगर युद्ध होता है तो? हमारी आवाज पहुंच रही है? नहीं थी सेना, उसमें हमने
जो प्रधानमंत्री थे उनको इतने सालों के बाद बहुत बुरी तरह कोसा है। उनकी जो गलतियां हुई थी, ठीक है, गलतियां हुई थी, उनसे भी हुई थी, और सेना के कुछ हमारे अपने ही मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल से भी कुछ गलतियां हुई थी, तो हम उनको तो बहुत बुरी तरह कोसने लग जाते हैं, जो कि आज दुनिया में नहीं है कि उन्होंने एक ऐसी गलती की और उनके बारे में आज हम इतना डिस्काउंट क्यों देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी आज हमारे अंदर 5-6 किलोमीटर अंदर, जिसको बफर जोन कहा जा रहा है, वो बफर जोन नहीं, वो हमारी जमीन है, और उसपे 6 किलोमीटर अंदर 1000 किलोमीटर तक आई है सेना, तो लगभग 1100 किलोमीटर की जमीन है आज भी चीन के पास है। और चीन इसके बारे में जब कोई खबर करता है तो उसको देशद्रोही कहने लगते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है जानती हैं आप फौजियों का, कि हमारे लोग वहाँ खड़े हैं, हमें उनके लिए न केवल हमदर्दी है, हमारा उनके साथ वर्दी का रिश्ता है जो राजनेताओं का नहीं है। तो अगर हम पंडित नेहरू को उनकी गलतियों के लिए, तब जबकि हम सक्षम नहीं थे उस समय, उस समय हमारी कमियां थी, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब हम नेहरू जी को तो हम बहुत उटपटांग बोलते हैं। लेकिन अभी जो अब आज की सत्ता है जिसके हाथ में है, ये सुधार सकती है, ये केवल मार्केटिंग करती है, इसका देख के दुख होता है। हमारे सैनिकों की जान जा रही है, वो -1 डिग्री टेम्परेचर में है, ये नहीं दिखता। हम लोग खाली क्या चुनाव में वोट बटोरने के लोग हैं। हमारे लोगों को इस तरह से आपको यूं तो देखना पड़ेगा कि आप उनको सपोर्ट कितना कर रहे हैं अपनी राजनीतिक बातें करके। आप देखिए, चीन का नाम लेने का नाम नहीं लेते प्रधानमंत्री, चीन का नाम नहीं ले सके आज तक। शर्मिंदगी की बातें हैं। इस तरह से अगर देश के नेतृत्व में ऐसा होगा तो इस बात से शर्म आती है, ये तो आपको बताना चाहूंगी। लेकिन हाँ, सेना की तरफ से निश्चिंत रहिएगा, भले ही हम 4थी बड़ी सेना है और चीन हमसे एक आगे 3रे नंबर पर है, लेकिन जज्बे में हमारे सैनिक चीन कहीं नहीं लगते, हमारे सबसे आगे होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही, लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ पर बात कह रही हैं, शायद मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ, इसलिए आपसे एक बार और इस विषय पर बात करना चाहते हैं कि जिस तरीके से राजनीतिक पहलू की मैंने बात करी। मेरा पहला भी सवाल आपसे यही था कि राजनीतिक पहलू को किस तरीके से होना चाहिए कि हमारी सेना को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मैं आपकी बात पूरी तरह सुन नहीं पाई हूँ, एक बार और आप रिपीट करेंगी क्या? विंग कमांडर मैम, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी अनुपम तिवारी जी ने कहा कि राजनीतिक पहलू जो हमारे मजबूत होने चाहिए, तब जाके सेना जो है हमारी अच्छे से काम कर सकती है, तो वो राजनीतिक पहलू किस तरीके से होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर सुस्त रवैया अपनाया जाता है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इस विषय पर पहली बार चर्चा करने नहीं बैठे हैं। कई बार विंग कमांडर सर जब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हैं, उनसे भी बात की है, अनुपम तिवारी जी यहाँ पर बैठे हैं, तो कई बार बात निकल कर ये वाकई में सामने आई है कि सिर्फ चुनाव और वोट के लिए चीजों को इतर कर दिया जाता है, लेकिन हमारी सेना को किस तरीके से रक्षा जो है वो देना चाहिए, सेना को किस तरीके से पीछे से पुश करना चाहिए कि सेना को दिक्कत ना आए, तो ऐसा राजनीतिक क्या करना चाहिए इसके लिए? अरे बातचीत करनी चाहिए। बातचीत करने में हमारी सरकार जो आज की है, हर समय वो इतनी कमजोर है, ना किसानों से बात कर सकती, ना विद्यार्थियों से बात कर सकती, ना और दूसरे लोगों से बात कर सकती। बात करने का ही तो प्रॉब्लम है। अरे भाई, चीन में जाके आप झूला झुलाते हैं, बात तो करिए। अगर आप उनसे संवाद नहीं करता आप शुरू करेंगे, इसलिए 12 बार बातचीत हुई है। किसने करी है? लेफ्टिनेंट जनरल ने करी है, मेजर जनरल ने करी है। तो हम हमेशा इस देश के लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों से परे हमारी जो फौज है वो हमेशा देश की है। लेकिन जो आज की सत्ता है, उसको क्या बात करने में डर लगता है? क्यों शी जिनपिंग से हमारे प्रधानमंत्री बात नहीं कर सकते? भाई, कहीं पर कोई मनाही है क्या कि नहीं की जा सकती है? या इतना डर लगता है कि बात भी नहीं कर सकते? यही शर्मिंदगी की बात है कि सेना बात कर रही है, नेता हमारी बात ही नहीं कर रहे। संवाद करना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है विंग कमांडर मैम, संवाद यहाँ पर करना होगा, ये बात निकलकर सामने आई। लेकिन फिलहाल हम अभी विषय पर आते हैं। अनुपम तिवारी जी, 3 अलग अलग इलाकों में सैन्य टुकड़ियां बढ़ी हैं, LAC पर युद्धक विमानों को भी तैनात किया गया है। भारत ने करीब 2 लाख सैनिकों को तैनात किया है, और जो कि पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा फोर्स है वो वहां पर देखी जा रही है, वहां पर तैनात किया गया है। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाए? क्या युद्ध के प्रति देखा जा रहा है कि युद्ध अब हो सकता है, इसकी आहट अब मान लें इसे? नहीं, ये कहना जल्दबाजी होगी। देखिए, युद्ध की आहट नहीं है, इसको हम डिफेंस अपना मजबूत कर रहे हैं, इस हिसाब से हम देखें। और डिफेंस मजबूत करने के साथ साथ अंशुल, हम
ऑफेंसिव डिफेंस की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। जैसे आपने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा था, अब भारत ने रणनीति थोड़ा चेंज करी है। अभी तक हम प्योरली डिफेंसिव फोर्सेस हुआ करते थे, अब हमने ऑफेंसिव डिफेंस की बातें करना शुरू कर दी हैं। तो एक ये वेलकम मूव है और इसके लिए मैं भारत सरकार की सराहना भी करूंगा कि चलिए कम से कम आपने इतनी छूट तो दी है कि भारत का सैनिक अपने ऊपर हुई कार्रवाई का बदला ले सकता है। अब ऑन द बैटल ग्राउंड सिचुएशन क्या होती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इसको युद्ध नहीं कह सकते हैं, इसको अपने डिफेंस को मजबूत करना कह सकते हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, और ये सब बातें सिर्फ कागजी नहीं होनी चाहिए, ये जमीन पे होती हुई दिखनी चाहिए। तो और मुझे लगता है कि भारतीय सेना को जो भी टास्क दिया जा रहा है वो उस टास्क को बहुत अच्छे तरीके से निभा रही है। भारतीय सेना आपकी सरहदों को अब 24 घंटे 24/7 उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और वो उस काम को बहुत ही बखूबी निभा रही है। लेकिन इसमें देखना ये होगा कि हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस क्या कर रही है। हमारी जांच एजेंसियों को अपने आंख कान खुले रखने पड़ेंगे ताकि समय समय पर भारतीय सेना को इनपुट मुहैया कराए जा सकें। हमारी जो स्ट्रेटेजिक विंग्स हैं, हमारे जो रणनीतिकार हैं, उनको एक बात ये देखनी पड़ेगी कि इस समय की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनको भारत के पक्ष में कैसे मोड़ा जा सकता है। एक उदाहरण मैं दूंगा अंशुल, इस समय अमेरिका और चाइना का ट्रेड वार चल रहा है और अमेरिका और चाइना के ट्रेड वार को भारत क्यों नहीं भुना पा रहा है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इस सिचुएशन पे हम कहीं ना कहीं बीच में हम लैग करते जा रहे हैं। हमको लैग नहीं करना चाहिए, हमको ये राइट टाइम है जिसमें हम अपनी मांगों को पुश करें। अमेरिका के थ्रू पुश कर सकते हैं, हम चाइना के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, हमको बनाना आना चाहिए। अब इसके ऊपर ये तो राजनीतिक वक्तव्य हो जाएगा कि मोदी जी डरते हैं या नहीं डरते हैं या क्या होना चाहिए, लेकिन मैं एज एनालिस्ट आपको ये जरूर कह सकता हूँ दिस इज द राइट टाइम टू पुश अगेंस्ट चाइना, जिससे कि जब चाइना अमेरिका के साथ ट्रेड वार में उलझा हुआ है तो हम अपनी बातों को उसको मनवा सकते हैं। हम स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करें, सेना अपने आप को तैयार कर रही है। अगर युद्ध होता भी है, जैसा कि अभी तो संभावना नहीं लग रही है, लेकिन अगर युद्ध होता है तो सेना आपकी पूरी तरह तैनात है और चीन हो या कोई भी दुनिया की सबसे बड़ी सेना हो, वो भी भारतीय सेना को आसानी से तो कम से कम मात नहीं दे सकती है। और हम मात खाने वाले सेना है भी नहीं। हमने वर्ल्ड वार से लेकर के अब तक दिखाया है कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है। हम अपने थॉट की वजह से, हम अपने प्लानिंग की वजह से ही मात खाते हैं। अगर कभी मात खाते हैं तो हम रणनीतियां सही समय पर सही नहीं बना पाते हैं और मुझे लगता है इस दिशा में काम जरूर होना चाहिए। अंशुल, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही अनुपम तिवारी जी। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका विंग कमांडर सर। सवाल आपसे भी मेरा यही, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अनुपम तिवारी जी से यही सवाल किया था कि 3 अलग अलग इलाकों में सैन्य टुकड़ियां बढ़ाई गई हैं। LAC पर युद्धक विमानों को भी तैनात किया गया। भारत ने करीब 2 लाख सैनिकों को तैनात किया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। तो क्या इसे युद्ध की आहट मान ली जाए भारत और चीन के बीच? देखिए, ऐसा है, सेना लड़ने के लिए होती है और सरहद पे जब सेना पहुंचती है तो कमांडर्स और जो पॉलिटिशियंस और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि अब युद्ध होगा, हम युद्ध करेंगे। आपने ऑन ए मार्क गेट सेट गो की, अब गो का इंतजार कर रहे हैं, यू आर ऑन द ब्लॉक। तो उसमें कोई दो राय नहीं है, सेना पूरी तैयार है, मेंटली रेडी है और पॉलिटिकल ओपिनियन अगर रेडी है तो हम से लड़ाई के लिए तैयार है। वो दूसरा हो सकता है कि चाइना, मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट वॉर नहीं करना चाहता। चाइना चाहता है, जो sun Tzu ने उसको सिखाया था कि बेस्ट विक्ट्री इज विच इज विद वन विदाउट फाइटिंग। तो वो ये सोच रहा है कि वो पहले जैसे हमारे देश को डरा देता था, जैसे समद्रंग चौंग में, नाथुला में और सियाचिन को खाली करवाने के लिए प्रेशर डाला था इंडिया गवर्नमेंट पे, वो सोच रहा है वैसे ही अभी मामला चल रहा है, इनको डरा धमका देंगे। उसकी ये गलत धारणा है और वो उसको ये डर लग रहा है। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन वो नहीं कर सकता। जैसे अनुपम जी अभी कह रहे थे, उन्होंने 3 बार हमसे कन्फ्रंटेशन की आफ्टर 1962, तीनों बार हार खाई है। तो वो इस समय ट्राई नहीं करेगा। वो यही सोच रहा है कि वो प्रेशर में आके पीछे करेगा या नेगोशिएशन करेगा, अगली मीटिंग की मांग करेगा। तो ये इस पे वो बहुत डिपेंड कर रहा है और वो डिपेंड कर रहा है कि इस गवर्नमेंट की इतनी ऑपोजिशन होगी कि वो अपने आप ही बैकआउट कर जाएगी। तो ये जो बात है, ये चाइना की धारणा गलत है। हमारी धारणा ये है, हम लड़ाई के मैदान में हैं, हमारी सेना पूरी तैयार है और इस सेक्टर में आर्मी और एयरफोर्स पूरी सफिशिएंट है। मैं उनकी तुलना नहीं कर रहा, उनके टोटल नंबर ऑफ ट्रूप्स एंड एयरक्राफ्ट की नहीं तुलना कर रहा। इस समय इस सेक्टर में जो वेस्टर्न चाइना सेक्टर और हमारा ईस्टर्न सेक्टर है, टोटल कन्फ्रंटेशन में हम हमारे सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि हमारे सैनिकों का
जो तजुर्बा है और हमारा ऑपरेशनल एक्सपीरियंस एंड हाइट्स है, और वहां पे खुला मैदान है, हमने पूरे अपने टैंक्स लगा दिए हैं, एयरक्राफ्ट पूरे रेडी है, देयर इज नो चांस कि चाइना चांस भी लेगा। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, आपसे एक सवाल और यह है कि भारत ने अब ऑफेंसिव डिफेंस की जो रणनीति है वो अपना ली है, तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाए? देखिए, पहले तो होता था डिफेंसिव पोस्टर बना देते थे और डिफेंसिव में बैठे रहते थे हैं, और वेटिंग फॉर की कोई नेगोशिएशन वगैरह हो जाए। ऑफेंसिव डिफेंस है कि अगर आपको आपका डिफेंस तगड़ा करना है तो आप प्रोब करके उनको पहले प्रेशर में डालिए। जैसे कैनेस बैटल फॉर्मेशन होती थी जो हैनिबाल ने लगाई थी, वो इसी तरीके से चलती थी कि आप दो साइड में आपकी डिफेंडिंग है और बीच में से आप ऑफेंस दिखाते हैं और फिर वापस आके आउटफ्लैंक करते हैं। एग्जैक्टली वही बात है। हमारी जो ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी है वो बिल्कुल ठीक है और इस समय हमें करनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अपनी तैयारियां बाकी जो कर रहे हैं, डीआरडीओ जो कर रहा है, जो एक्विजिशंस आ रही हैं, जो बॉर्डर पे काम चल रहा है, रेलवे लाइनें बिछ रही हैं इत्यादि, वो तो वॉर फुटिंग पे ही करनी पड़ेंगी, उसको करना पड़ेगा, क्योंकि हम पीछे रह गए हैं। और जो हमारे पहले लीडर थे उन्होंने हमारे को इतना पीछे कर दिया है कि हमको चाइना से 25-30 साल पीछे कर दिया है। उसको हम अब कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। विंग कमांडर मैम अनुमा आचार्य जी, आपसे सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से तैनाती यहाँ पर की गई है और जिस तरीके से चीजें यहाँ पर देखी जा रही हैं, तो क्या ये गुस्ताखी महंगी पड़ सकती है चीन को? चलिए, हमारी लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। अनुपम तिवारी जी, आपकी तरफ रुख करेंगे। सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके से तैनाती यहाँ पर की गई है, जिस तरीके से सेना को देखा जा रहा है, वहां पर बढ़ाया जा रहा है और सैनिकों को, तो क्या चीन को ये जो उसने अभी गुस्ताखियां बीच में की है, ये महंगी पड़ सकती है? महंगी पड़ सकती है। और आप देखिए, वॉर एक्सपीरियंस के मामले में हो या और भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के मामले में हो या अपनी सेनाओं के हौसले के मामले में हो, हम लोग चाइना से बहुत आगे हैं। हम केवल नंबर के ऊपर जाएंगे तो आपको हम पीछे लग सकते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन लड़ाई की आती है तो आज ये 1962 का भारत नहीं है। इस बात को मैं हर डिबेट में कहता रहता हूं कि भारतीय सेनाओं के अंदर बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। भारतीय सेनाओं के अंदर सैनिक ज्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं। भारतीय सेनाओं के अंदर ऑफिसर्स ज्यादा अच्छी तरह से प्लानिंग करने वाले ऑफिसर्स आ चुके हैं, जो कि आईआईएम के ग्रेजुएट्स हैं, जो कि आईआईटी से डिग्रियां लेते हैं, जो कि पीएचडी होल्डर्स हैं। इस तरह के सैनिकों का जब जमावड़ा होता है, जो कि पढ़े हुए प्रोफेशनल्स और उनके साथ साथ वार प्रूवन होते हैं, तो एक जबरदस्त कॉम्बो बनता है। और भारतीय सेना के पास वो कॉम्बो है। भारतीय सेना के पास एक्सपीरियंस भी है, भारतीय सेना के पास बहुत अच्छे मटेरियल्स भी हैं और भारतीय सेना के पास हर वो तरीका है जिससे कि जंगें जीती जाती हैं। अब भारतीय सेना के पास अगर एक चीज और हो जाए तो मुझे लगता है कि भारतीय सेना दुनिया में सबसे ऊपर हो जाएगी। और वो चीज ये है कि भारतीय सेना को अपने पॉलिटिकल नेताओं का सपोर्ट भी जरूरत के समय मिलता रहे। भारतीय सेना को कभी भी राजनीति में ना घसीटा जाए। बातें तो बहुत तरह की होती हैं कि भारतीय सेना को जी राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, या फलाने दल ने ये कह दिया, ढिकाने दल ने वो कह दिया, लेकिन हकीकत क्या होती है कि हर वो राजनीतिक पार्टी भारतीय सेना को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। देखिए, भारतीय सेना एक प्रोफेशनल फोर्स है। भारतीय सेना युद्ध लड़ने के लिए ही वहां पर खड़ी है। भारतीय सेना अपने देशवासियों के बचाव के लिए वहां पर खड़ी है, तो भारतीय सेना को उससे काम करने दिया जाए। और भारतीय सेना उस काम में महारत हासिल करके रखी हुई है। तो अब अगर भारतीय सेना के सामने इस तरह की सिचुएशन आती है तो भारतीय सेना हर चाइना के हर एक सवाल का जवाब देने के लिए सक्षम है और वो दे के रहेगी। आप देखते जाइए, आने वाले दिनों में गलवान घाटी एक एग्जाम्पल था, और उसके बाद जब हमने ब्लैक टॉप और तमाम तरह की चोटियों पर जब हमने कब्जा किया, वो अपने आप को दिखाता है कि हम रातों रात चाइना को एक झटके में हरा सकते हैं। बस हमें उस बात का मौका तो मिलने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही। विंग कमांडर सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पॉइंट किया कि सेना की तैयारी मैं आपको बता दूं, पिछले 8-10 साल के अंदर अमेरिका ने, ग्रेट ब्रिटेन ने, रशिया ने, फ्रांस ने, सब ने एयर और ग्राउंड एक्सरसाइजेज इंडिया के साथ की हैं। मैं आपको बता दूं, जब अमेरिका ने एयर एक्सरसाइज करी थी हमारे साथ में पहली बारी कोप इंडिया, तो उसमें वो ये सोच के आए थे कि के साथ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं
और उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बड़ा लो रखा है। उन्होंने कहा ये तो ऐसे ही है, इनको क्या पता होगा। जब यहाँ पे आए तो सारी की सारी एक्सरसाइजेज में वो 30% नहीं स्कोर कर पाए, सारी एक्सरसाइजेज में, और एयरफोर्स उन पे हावी हो गई। तो उस कमांडिंग ऑफिसर की तो नौकरी जाते जाते बच गई। तो अगली बार जब वो आए तो वो मिक्स एक्सरसाइज करने लगे, अलग अलग नहीं। तब उनकी आंखें खुली। जब आर्मी की एक्सरसाइज करने सियाचिन में आए थे तो 25% ऑफ द एक्सरसाइज कुड बी डन बाय द अमेरिकन। यहाँ पे वो टिक ही नहीं सके, ना वो जंगल डेजर्ट में टिक सके, ना इधर टिक सके। उनका तब उनको रिपोर्ट गई है फ्रांस को, सिंगापुर, रशिया, कि यू कैन नॉट फाइट द इंडियन सोल्जर ऑन हिज टर्म्स। तो ये आपको मैं बता दूं, ये चाइना को पता है। और जब हमने जो 3 साल पहले जो एक्सरसाइज करी थी ईस्ट एंड वेस्ट की एयरफोर्स की एक्सरसाइज, तो उसमें चाइना ने टर्म ये कहा था कि दिस सॉर्ट ऑफ एन एक्सरसाइज ओनली इंडिया कुड डू। चाइना ने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया था। और ये मैं आपको बता रहा हूं, इस समय चाइना को पूरा एब्सोल्युटली अवेयर है चाइना कि अगर मैंने फिजिकली जूझा इंडिया से तो मेरे को बहुत भारी पड़ेगी। इसलिए चाइना अपने बड़े फैसले कर रहा है, जो करेगा वो दिखेगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर आपने कही। हालांकि इस मुद्दे पर और बातचीत होनी चाहिए, लेकिन समय की हमारे पास यहाँ पर कमी है, इसलिए इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। लेकिन आप दोनों यहाँ पर हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि भारत और चीन के बीच में एक बार फिर से तनाव बढ़ रहा है और भारत चीन के बीच में जारी तनाव के बीच 50,000 सैनिकों को सीमा पर भेजा गया है। भारत ने पिछले कुछ महीनों से चीन सीमा से सटे 3 अलग अलग इलाकों में सैन्य टुकड़ियों और युद्धक विमानों को भी तैनात किया गया है। चलिए, यहाँ पर तैनात किया गया है, लेकिन इसके बाद में सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से 40% ज्यादा, पिछले साल से ज्यादा 40% ज्यादा यहाँ पर सैनिकों को तैनात किया गया है, लेकिन क्या सैनिकों को तैनात करने के बाद अब हम आक्रामक रुख में आ गए हैं? क्या चीन को हम करारा जवाब दे सकते हैं? तो ये सारी बातों पर आज चर्चा थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।